नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बीच में गैप के बाद में इस समय मैं आप लोगों से जो है संबोधित हो रहा हूँ और बीच में मैं आ नहीं पाया किसी कारणवश, क्षमा चाहूँगा। लेकिन मेरे मित्रों का और काफ़ी टेलीविज़न चैनल का कॉल आ रही थी और दबाव भी था कि भाई आप भी तो कुछ बोलिए। तो मैंने कहा भाई, जो घटना घटित हुई है और पिछले 11-12 दिन से ये जंग चल रही है, मैं हकीकत में बोला नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, उन सारे पहलुओं को देख रहा हूँ कि ये युद्ध इज़राइल अमेरिका का ईरान के साथ क्यों हुआ, इसका क्या अंजाम होने जा रहा है। खामनेई साहब पे अटैक हुई और पूरी उनकी जो लीडरशिप थी ख़त्म कर दी गई एक झटके में। उधर इनके डायलॉग भी हो रहे थे, वार्ता भी हो रही थी। मैं इन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो आप लोग देख रहे हैं और सारे टेलीविज़न पर न्यूज़ आ रही है। फिर इन्होंने भी हवाई हमला किया ईरान ने, लेकिन इसी बीच के अंदर जो है ईरान के ऊपर इज़राइल ने हमला किया, एयर अटैक करी, जिसमें काफ़ी बच्चे मर गए स्कूल के। तो स्कूल के बच्चों को मरना ये अच्छा नहीं है। और जंग में तो खैर होता ही है, नुकसान एक दूसरे को होता है। मैं इसलिए मुद्दे पर आ रहा हूँ कि ये जंग की शुरुआत हुई कब है। जंग की शुरुआत तो 45-46 साल पहले हो चुकी थी, जब ईरान में रिवोल्यूशन आया और अमेरिकन एम्बेसी के लोग उसमें फंस गए। उनकी एम्बेसी के अंदर करीबन 100 के आसपास थे, या 100 से 1-2 ज़्यादा होंगे, और 400 दिन वो कैद में रहे और ईरान ने उनको कैद में रखा अपने पास। वहाँ से इनकी दुश्मनी शुरू होती है अमेरिका की। और पहले जब शाह का टाइम था तो अमेरिका बहुत नज़दीक था, अमेरिकन उनके पास हथियार थे, वेपन थे, जो आज भी फ्लाई करते हैं उनके लड़ाकू जेट अमेरिकन जो हैं, और जहाज़ भी हैं काफ़ी। वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं वहाँ पर आना चाह रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये हुई थी जब 82 के तकरीबन 1982 की बात है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स तेहरान से दक्षिण में उतरी थी रात के अंधेरे के अंदर, डेजर्ट के अंदर, और उसके साथ C-130 जहाज़ भी उतरे थे, हेलीकॉप्टर्स उतरे थे, और उनकी कमांडोज जो थे डेल्टा फोर्स के, उन्होंने उनको एम्बेसी वालों को, जो इनके थे एम्बेसी के कर्मचारी, उनको छुड़ाने के लिए मिशन किया गया था। लेकिन मिशन उनको अबॉर्ट करना पड़ा, करना पड़ा, क्योंकि जब इनके हेलीकॉप्टर उतर रहे थे तो काफ़ी सैंड स्टॉर्म टाइप से हो गया था, और 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा के धराशायी वहाँ पे हो गए थे। तो वहाँ से पूरी फौज को वहाँ से और कमांडो से डेल्टा फोर्स के लोगों को भागना पड़ा था। ये तो वहाँ से शुरू होती है ईरान से दुश्मनी अमेरिका की। और रही इज़राइल की, तो इज़राइल की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, तो इस्लाम के टाइम से चली आ रही है। और यहूदियों से इस्लाम की या मुसलमानों की, उससे पहले उसमें क्रिश्चियंस भी, अगर आप देखेंगे तो इतिहास तो यहूदियों का 5000 साल पुराना है। बहुत से लोग कहते हैं 2000 साल पुराना, लेकिन ये बात सच है कि यहूदी पहले थे, उसके बाद क्रिश्चियन आए, उसके बाद इस्लाम आया। ये सब कुछ है, किताबें भी हैं उसकी, उसका मैं जिक्र क्या करूं। और 4 किताबें आई थी, वो किताबें जिसमें एक चली गई, उसमें भी तौरा है जो यहूदी पढ़ते हैं, और इंजील जिसको बोलते हैं, जो बाइबल है, ओल्ड टेस्टमेंट, वो क्रिश्चियन, और कुरान मुसलमानों का। मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि मैं इस जंग पर आना चाह रहा हूँ, इधर उधर भटकना नहीं चाह रहा हूँ। देखिए, मेरे पहले किस पुराने वीडियो में, आज से 9 महीने पहले जब इनका युद्ध हुआ था 12 दिन का, तब मैंने ये कहा था कि ये दबने वाले लोग नहीं ईरानी। अब देखिए, बहुत से लोग हैं इस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने उस वीडियो पे कमेंट देखे थे। अरे तो ये तो प्रो ईरानियन है, अरे वो शिया है, इसके ईरान के फेवर में बोल रहा है, सारी बकवास करते हैं। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, मैं किसी मुल्क का नेशनल नहीं, मैं भारत का हूँ। और रही इंसाफ की बात, तो मैं वो बोलता हूँ जो मेरे समझ में आता है सही और गलत। ईरानियन वॉरियर हैं, ये बात मैंने पहले कही थी, और ये आर्यंस हैं, फिर मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा। और इन्होंने बड़ी जंगें लड़ी हैं। ये मंगोल से लड़ चुके हैं, मंगोल को अपने क्या घुसने नहीं दिया है। वो साइरस होते थे, और ये पूरा एक साम्राज्य था उस समय पर्शिया का, और वहाँ पर वहाँ से हमले हुए, मंगोल किए हुए हैं। और अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर आज़म कहते थे, उसने भी पर्शिया को कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया था। और पर्शिया के साउथ के डेजर्ट तो होता वो सिंध नदी तक पहुँच गया था। और सबसे बड़ी और भी थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया से इस पर हमले करे। और ये पूरा जो
ये आर्यंस का था, जिसको पर्शिया कहते हैं। ये ईरान से लेकर ये अफगानिस्तान उसी में होता था। ये हिंदकुश पर्वत तक के था। हूण का हमला हुआ है, और हूण जो थे वो सबसे खतरनाक थे। अब देखिए कितने हज़ार साल पहले की बात है। हूण को इन्होंने अपने क्या टिकने नहीं दिया और जंगें लड़ी। बाद में हूण जो है वो सिंध में आया और सिंध से नदी पार करके भारत में आए। हूणों को भी इन्होंने मार के भगाया था। ये वो कौम है, ये उनका डीएनए है। इस्लाम तो अभी आया है उनका 628 और 600 उसके बाद मतलब एडी की बात कर रहा हूँ मैं। इस्लाम आया धीरे धीरे। वहाँ पर जो ये थे ज़ोरेस्ट्रियन, वो कन्वर्ट हुए हैं। और वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जो ज़ोरेस्ट्रियन है ये ओरिजिनली आर्यन कह सकते हैं, पर्शिया के हैं, लड़ाके हैं, जंगें इन्होंने बहुत लड़ी है, बहुत ज़िद्दी कौम है, जल्दी ये पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने जवाब दिया भी है मिस्टर पुतिन को, सॉरी मिस्टर ट्रम्प को, कि लड़ाई तुमने शुरू करी है, ख़त्म हम करेंगे। और ये बोलते बड़ा नापतोल करके हैं। मैं यहाँ ईरानियों की तारीफ़ करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन उनके अंदर की जो कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मीडिया बता रहा है लेकिन इतना नहीं बता रहा है। अगर इस तरह से देखिए तो अमेरिकन से भी इन्वेजन किया था अमेरिका के अंदर। वो जो नेटिव वहाँ के, जिनको रेड इंडियन पहले कहते थे, नेटिव जो थे वो वहाँ के थे। तो सोलर सेंसिटिव उतरे हैं। नॉरफॉक जगह होती है बंदरगाह अटलांटिक के अंदर, वर्जीनिया के अंदर, यहाँ पे उतरे थे। ये सब स्कॉटलैंड के हैं। अगर आप इनका देखिए डीएनए जो है इनका ट्रम्प का, तो वो स्कॉटलैंड का, स्कॉटिश है। और डिवाइड एंड रूल उनको भी आता है, वही चला रहा है, उनके डीएनए के अंदर है। अब रही बात नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू तो यहूदी हैं, और देखिए वो ज़ियोनिस्ट है। यहूदियों में भी दो हैं, एक ज्यू हैं, एक ज़ियोनिस्ट है। एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि नाजी थे। अब ये भी इतिहास है कि जो यहूदी थे ये बाहर पूरी दुनिया में फैल गए थे। भाई इनका तो बेथलेहम से ही कहते हैं ना रिलेशन है, ताल्लुक़ है, जिससे इस्लाम का भी है और जिससे कि क्रिश्चियनिटी का भी है। तो बहुत से लोग कहते हैं साहब कि ये नहीं, इनके फ़िलिस्तीन की जगह पे कब्जा कर लिया। ये कहाँ पे गलत है। मैं यहाँ पे इसको करेक्शन करना चाहूँगा। इतिहास को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। पहले वहाँ पे यहूदी थे, और जो फ़िलिस्तीनी जिनको कहा जाता है, तो वो फ़िलिस्तीनी अरब का है भाई। ये तो उस ज़माने में बड़ा सरसब्ज़ था ये इलाका, जेरूसलम का, हिस्टोरिकल है, बहुत पुराना है। कितने वहाँ पर पैगम्बर आए हैं। और वही आप देखिए कि जो यहूदी मानते हैं जिनको पैगम्बर को, उनको क्रिश्चियन ही मानते हैं, उनको इस्लाम भी मानता है। और कुछ तो नाम उसके अंदर कुरानिक हैं, जैसे कि बनी इज़राइल, उनके साथ जिनको हम लोग इसाक कहते हैं वो आइज़क कहते हैं, हज़रत इब्राहिम है उनको अब्राहम कहते हैं, जिब्राइल हैं उनको गैब्रिएल कहते हैं। सारे वही पैगम्बर हैं। और शिया कम्युनिटी तो 1,24,000 पैगम्बर को मानती है। ये लड़ाई उस बैतुल मुक़द्दस की या उस अल-अक़सा मस्जिद की है जहाँ पर वो अपना क्लेम करते हैं, जबकि मस्जिद अक्सा जो है वो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 200 साल बाद बनाई गई, वहाँ के राजा ने बनाई थी, वो उससे पहले की नहीं है। तो ये झगड़ा जो है ये तो उसका है, मस्जिद का है, एक वहाँ पे होली प्लेस का है, उसी तनाव है यहूदियों का। और जबकि ये बात सच है कि करबला के मैदान में जंग में 72 शहदाने करबला इसको बोलते हैं, शिया लोग मातम मनाते हैं पिछले 1400 साल से, मुहर्रम को मनाते हैं, शहादत को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और उस वक्त उनके साथ भी जो हारिस थे, उनके गार्ड थे, उसमें यहूदी भी था, क्रिश्चियन भी था। और ऐसा नहीं था कि यहूदियों से मिलना जुलना नहीं था, मदीने में यहूदी रहते थे और हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते बहुत थे। देखिए, मैं किसी कंट्री की बात या मैं उसकी बात इस वक्त वो मैं नहीं करूँगा, मैं इसका थोड़ा बताना ज़रूरी था कि ये लड़ाई आप देखिए ना कि हो किससे रही है। ये पॉलिटिकल आप कह सकते हो, या रीजनल कह सकते हो, या रिलीजियस कह सकते हो, लेकिन मैं रिलीजियस मानता नहीं। कोई कुछ कहता रहे, बहुत उन्होंने कहा वो शिया सुन्नी की लड़ाई, ये तो बिल्कुल झूठ है। ये इस्लाम की कह दिए क्रिश्चियन के खिलाफ है, ये भी झूठ है। इस्लाम की यहूदियों के खिलाफ, तो ये भी झूठ है। मैं बहुत लंबी बात, ये लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बात को ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि जो भी हो रहा है, जैसे कि अभी खामनेई साहब को ऊपर से हमला अचानक करके, बातचीत हो रही थी, अचानक हमला करके उनकी पूरी कहते हैं कि जो उनके कमांडर्स थे और उनके जो ख़ास लोग थे, उनकी गवर्नमेंट के लोग थे,
और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग थे और फौज को चलाने वाले लोग थे, IRGC के भी कमांडर होंगे उसके अंदर, वो मार दिए गए। शिया लोग उनको शहादत मानता है, अपना अकीदा है, शहीद हुए। लेकिन आप ये देखिए कि ये लड़ाई मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन या यहूदी वर्सेस मुस्लिम, ये यहाँ पर जो अभी ईरान को लेकर हो रही है वो रेस की लड़ाई है। ये रेस की लड़ाई है आर्यंस की। आर्यन की कभी नहीं बनी है आपके अरब वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड से नहीं बनी है। अरब ने वहाँ जा कर के भी इस्लाम लाए हैं, अरब के ही गए हैं, इमाम भी गए हैं हमारे, वहाँ पे इस्लाम आया है। इस जोरस्टियन थे, और वो जो उनके अंदर आप देखिए, उनका रहन सहन देख लीजिए, उनका आप शक्ल सूरत देख लीजिए, उनका DNA टेस्ट करिएगा तो आर्यंस का अलग है और अरब का अलग है, क्योंकि अरब में रहने वाले ज़्यादातर टर्किश है, ओटोमन को मानने वाले हैं। ये आपके किंग फाद की जो ये किंग साउद की जो जिसे कहते हैं किंगडम बनाया गया था, ये सब तुर्की से आए थे। ये यहाँ पे नोमैड नहीं, यहाँ के अरब के में रहने वाले जो डेजर्ट में रहते थे, ये टर्किश हैं सारे। और फ़िलिस्तीन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ़िलिस्तीनी अरब नहीं है, वो लोकल लैंग्वेज बोलने लगा, अरबी हो गया। अधिकतर उसके अंदर जो है वो सिपाही हैं जो मंगोल के साथ आए थे, जो आर्मीनियन के साथ आए थे, जो कुर्द के साथ आए थे, जो ओटोमन के टाइम आए थे, वो वहाँ कुछ घायल हो गए, कुछ बच गए, उन्होंने यहूदियों से शादी कर ली। और वो एक जगह है फिलिस्तीना, इतिहास के अंदर है, 8,000 साल पहले जाइए सर्च करिए, फिलिस्तीना के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता था। थोड़ा सा पोर्शन है जिसको फिलिस्तीन कर दिया गया। इसीलिए अरब वर्ल्ड फिलिस्तीन को अरब कंट्री नहीं मानता है। कभी सुनेंगे नहीं कि उन्होंने किसी को असाइलम दिया, कभी सुनेंगे नहीं कि फिलिस्तीन को उन्होंने कहा साहब ये अरबी है। फिलिस्तीन को अरबी मानता ही नहीं अरब, वो कहते हैं साहब ये सब बाहर के आए में हैं, और अरबी लैंग्वेज बोलने लगे। और रही बात कि वो उनकी जगह थी और यहूदियों ने कब्जा कर दिया, वो गलत है। यहूदी वापस आए हैं, जब भगाए गए यूरोप से, उधर जर्मन ने, नाजी इन्होंने और हिटलर ने इनको भगाया तो वहाँ से, तो ये वापस आए अपनी जगह। वे वहीं क्यों आए? अगर यहाँ के नहीं थे, अरब थे, जब वहाँ आए उसके बाद फिर इन लोगों ने वहाँ पर अपने टेंट में रहना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने ज़मीनें खरीदी, अपने साथ पैसा लेकर आए। अरब बहुत मोटे पैसे पे इनको बेच के गया, ये दर्ज है आर्काइव में, बहुत महंगी ज़मीन उन्होंने खरीदी उनसे, अरबों से। अब वो अरब थे कौन? ये थे फिलिस्तीनी जो अरबी बोलते थे, अरबी स्पीकिंग थे, मल्टी नेशनल कहिए, मल्टी रेस कहिए। तो वो वहाँ के उन्होंने बैठ गए। उसके बाद फिर वो कंट्री बनी, वो सब इतिहास है। लेकिन आज की जो जंग हो रही है, 45 साल 46 साल से तैयारी कर रहा था ईरान। अभी एक उनका रॉकेट जो गिरा है, उसके स्प्लिंटर्स के अंदर, उसके जो टुकड़ों के अंदर जो है 84 83 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और भी उनका बयान है कि साहब तुम तो कबाड़ फेंक रहे हैं, अभी तो हमने निकाली नहीं। लेकिन इससे नुकसान किसका होने जा रहा है? हमारा भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी गैस बंद है, हमारा डीजल पेट्रोल बंद हो रहा है। जब पेट्रोलियम नहीं आएगा तो हमको फ्यूल नहीं मिलेगा गाड़ियों का, यानी कि हमारी इकनॉमी, ये चीज़ें महंगी होंगी, हमारे क्या गरीबी भी है। और उन अरब वर्ल्ड के ऊपर बॉम्बिंग कर दी उनके अमेरिकन बेसिस पे। हालांकि ईरान ने कह की थी कि जहाँ जहाँ बेसिस है अगर हमारे पे हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करें, उन्होंने करी। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है कि अरब वर्ल्ड के अंदर हमारे लोग काम करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी काम करते हैं। मैं अपनी हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो रोज़ी रोटी के लिए वहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ दे देते हैं। किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। हर महीने वो हर पहले हफ्ते में 1 2 3 तारीख को इंतज़ार करता कि पैसे आ रहे होंगे, उनके घर चलते हैं, इनके बच्चों की पढ़ाइयाँ होती हैं। इन्हीं अरब वर्ल्ड के अंदर हैं, यही सऊदी अरबिया है, यूएई है, बहरीन है, कुवैत है। ये कभी सुना नहीं होगा कि ईरान से वैकेंसी आई है 600 लोगों की, इंडियन वहाँ जाएंगे काम करने के लिए, नहीं गए। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा कि उन्होंने सेंट्रल एशियन लोगों को लिया अपने यहाँ नौकरी करने के लिए, लेकिन इधर उन्होंने इंडियंस नहीं लिए। वहाँ पे चेक के लोग काम करते हैं, वहाँ किर्गिस्तान के लोग काम करते हैं, वहाँ पे अंदर क्या देखिएगा आपको मल्टीलिंगुअल वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको रशियन जो स्पीकिंग है उस कंट्री के लोग हैं, तुर्कमानिस्तान के लोग वहाँ काम करते मिल जाएंगे, वहाँ लेबर टेक्नीशियन स्किल्ड। इंडियन का वीज़ा नहीं आता ईरान से। तो हमें तो दुआ उनकी करनी चाहिए जो ये जहाँ हमारे लोग हैं। मैं हिंदुस्तानी है, किस धर्म किस कास्ट से कोई मतलब नहीं है, रोटी रोज़ी जाती है भाई। और ये युद्ध रेस का है, ये आर्यन लड़ रहे हैं। और किससे लड़ाई है? स्कॉटिश क्रिकेसन, उनसे लड़ाई है।
और आप कहते रहिए, वो तो है ही, वो तो इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम आया वहाँ से, शिया हैं। अब मज़ेदार बात ये देखिए कि ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमने बॉम्बिंग नहीं करी बच्चों के स्कूल के ऊपर, वो ईरान ने खुद करी है, इन्होंने बॉम्ब किया। क्योंकि अभी फुटेज आ गई है वीडियो की, वो टोमाहॉक जो मिसाइल जा रहा स्कूल पे गिर रहा है उसकी स्टिल देखी गई, तो उसे अमेरिकन आर्मी यूज़ करती है टोमाहॉक। बच्चों को आपने मार दिया। और भाई हम तो यहाँ पर रोना लेके थोड़ा बैठे हैं, गाज़ा में क्या हाल किया इसराइल ने। लेकिन गाज़ा वालों ने भी अच्छा नहीं किया था, जिस टाइम हमला कर दिया था, वहाँ पे इनका कॉन्सर्ट हो रहा था, बाहर के विदेशी भी आए हुए थे इसराइल में और प्रोग्राम चल रहा था, आपने हमला कर दिया ऐसे। वो भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने बना रखी है, और उसके बाद आपने हमला किया तो एक कंट्री से लड़ने जा रहे थे। वो इसराइल होता या कोई भी कंट्री होती तो जवाबी कार्रवाई करता, उन्होंने कार्रवाई करी, उतनी ज़्यादा कर डाली गई, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 70,000 मार दिए उन्होंने, 70,000, पूरा मटियामेट कर दिया गाज़ा को। और गाज़ा के अंदर हथियार कहाँ से आते थे, कौन देता था इनको? गाज़ा के लोग लड़ रहे थे, उनको ये ध्यान नहीं था कि हम इस तरह की लड़ाई लड़े, किस चीज़ की आज़ादी की आप लड़ाई कर रहे हैं? वेस्ट बैंक में इस तरह की लड़ाई क्यों नहीं हुई? तो वो भी तो है, वो तो पूरी गवर्नमेंट चलाते हैं, कितने लोग जानते हैं, वहाँ पे फ़िलिस्तीन की गवर्नमेंट चलती है। आपके वेस्ट बैंक के में रहने वाले जो हैं, जो जेरूसलम के पास रहने वाले हैं, बल्कि वह जाके नमाज भी जुमे की पढ़ते हैं उसके अंदर मस्जिद में। गाज़ा की पट्टी पोर्शन अलग है, ये जो नीचे आके सिनाई से मिल रहा है, जो इजिप्ट से मिल रहा है, इन्हीं का क्या था? गाज़ा को सपोर्ट किया ईरान ने, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था, जग जाहिर है, हूती को सपोर्ट करते जग जाहिर है, उनके हथियार थे और हूती ने भी हमले करे। मैं यहाँ पे फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं इसराइल का, मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन का ना, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है तो क्या हुआ है। आँख में हम पट्टी बांध कर बोलने वालों में से नहीं है। आपने प्रॉक्सी वॉर लड़ा, आपने तैयारी 40-45 साल से करी थी अमेरिका से लड़ने के लिए, और आपने जवाबी कार्रवाई करी, पूरा तेल अवीव ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, उन्होंने तेहरान तबाह कर दिया। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात है, ईरानियन पढ़े लिखे बहुत हैं। अभी ये मुश्तबा खामनेई साहब जो उनके साहबजादे इस टाइम बनाए गए सुप्रीम लीडर, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से भी सब उनको पता है, सब पता है। और वो सुप्रीम लीडर बन गए, यानी कि IRGC जो है, रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरानियन, वो उनके कंट्रोल में है। और जब से शायद कम लोग जानते होंगे कि उनके जितने रीजन है, ये 21-22 रीजन है, उसके जो IRGC के कमांडर है उनको फ्री हैंड दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से रॉकेट फेंकिए, अपने आप लड़ते रहिए। अब जाके इन्होंने कमांड संभाली है 11 दिन के बाद। और बातचीत देखिए, ट्रंप ने कहा कि हमारी फौजें उतर रही हैं, तो उनका जवाब आया कि हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। खामनेई साहब मरूम से कहा गया कि वो अब्राहम लिंकन बड़ा शिप आ गया है और अरेबियन सी में आ गया है, बहुत ख़तरा है, ये बहुत ख़तरनाक है। तो उनका एक टूक जवाब था, जहाज़ का डूबना ज़्यादा खतरनाक होता है। इतना नाप तोल के ये बोलते हैं ईरानियंस। वो सलीम जावेद साहब जो कहानियों के डायलॉग लिखा करते थे ना, जैसे पहले फिल्में आती थी, बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं भाई। और ट्रम्प अपने चिल्लाया करते हैं जहाज़ में से। ट्रम्प के तो खिलाफ उनकी सरकार है, सरकार में दो फाड़ होने आ रहे हैं। और रिपब्लिकन तो वैसे ही उनका अपोज करने वाले वहाँ लोग बैठे हैं पूरी कंट्री में। आप अमेरिका के अंदर लोग निकल आए हैं। मैं क्रिटिसाइज अमेरिका करने के लिए थोड़ा बैठा हूँ कि ईरान के फेवर के लिए मैं इस टाइम उनकी कर रहा हूँ, लेकिन जो जंग के हालात परेशानी हमको हो रही है, आपकी नीयत ख़राब हो गई थी चाबहार के ऊपर। कितने लोग जानते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, 3 दिन पहले चाबहार को कब्जा करने की कोशिश करी अमेरिकन ने। जो अमेरिका का तीसरा शिप आ रहा था वो चाबहार पे कब्जे के लिए आ रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो ईरानियन शिप को मारा, वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर था, लेकिन वहाँ से जो रेस्क्यू किया श्रीलंका ने, वो श्रीलंका से नज़दीक था। जो उनकी जो डिस्ट्रेस कॉल आई SOS,
और अमेरिकन पनडुब्बी ने जाके मारा और नियति थी, तो उस पर ये कहा कि हमारी सरकार चुप है ना, कार्रवाई चल रही थी हमारे क्या, दूसरे शिप को बचा के कोची में खड़ा किया, अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, हवाई क्या जवाब नहीं देगा, नहीं वो यही रहेगा। वो शिप अभी भी खड़ा हुआ है कोची में, ईरानी नेवी का। तो चाबार की तरफ उन्होंने अपना बेड़ा खिसका दिया। कितने लोग हैं जो अमेरिका की वाहवाही करते हैं, अभी दसियों गालियां हमको देने लगेंगे, कुछ शिया हमको गालियां देने लगेंगे, कुछ वो हैं जो एंटी नेशनल हो जाते हैं, धर्म को निभाते निभाते वो करने लगेंगे अभी हमको। मेन चीज़ है हमारे देश की अपनी संपदा को बचाना है ना, अपनी परंपराएं जो हैं उसको हमको, धरोहर जो उसको संभालना। 140 करोड़ जनता का पैसा लगा हुआ है उस चाबहार में, और गेटवे बनाया है सेंट्रल एशिया तक जाने का। अभी तालिबान को भी वहीं से सरहद पहुंचाई थी भारत ने, और वो बहुत बड़ा बंदरगाह है, उस पर अमेरिका कब्जा करना चाह रहा था। अभी हमारी इंडियन मूवी ओवरनाइट मूव करी है, हमारा विक्रांत जाके खड़ा हुआ है, हमारे डिस्ट्रॉयर जाके चाबहार के बाहर खड़े हो गए हैं जा करके। पता कर लीजिए अगर मैं गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं। मुल्क की दिफा करना, मुल्क की हिफाजत करना हमारा पहला फर्ज है। और नानी तो मुनीर की मर गई जब अभी बुला करके प्रिंस सलमान ने कहा कि भाई हमारा तुम्हारा तो डिफेंस का पैक्ट हुआ है और देखो हमारे पर अमेरिका को ईरानी हमला कर रहे हैं, तुम भी करो। भाग आया इस्लामाबाद। हिम्मत है ईरान पे रॉकेट फेंकने की। उन्होंने वहाँ से वार्निंग आ गई कि ऐसी गलती करना नहीं मुनीर को। देखिए मैं लंबा ये वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो जंग है ये एक रेस लड़ रही है आर्यन, और वो दबने वाले नहीं है, ज़िद्दी है, लड़ाकी कौम है, लड़ रही है। यहाँ पर कोई धर्म युद्ध नहीं है। यहाँ पे ये ना समझे कि वो शिया मुल्क है तो शिया लड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्यंस लड़ रहे हैं, डीएनए उनका ऐसा है। हमारी जैसे रेजिमेंट होती है फौज के अंदर, देख लीजिए डोगरा रेजिमेंट है, राजपूत है, मराठा लाइट इन्फेंट्री है, सिख रेजिमेंट है। क्यों हैं? ये योद्धा हैं जिनके नाम से रेजिमेंट हैं। इसी तरह आर्यंस हैं। आर्यन तो आप देखिए तो एंशंट, पीछे जाइए इतिहास में तो एंशंट हिंदू है। पाकिस्तान के इलाका है चित्राल के अंदर, वहाँ देखिए एंशंट हिंदू, उनको क्लाशा कहा जाता है। और कलीसा का अल्फाज तो कुरान के अंदर भी है, कुरान मजीद में। कलीसा है क्या? कलीसा क्लाशा, क्लश से है। अब कोई बहुत से मुल्ला इसको सुन लेंगे ना तो उसको अरे ये वो करना शुरू दाएं बाएं है। हर बात पे नोकझोंक करने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास को पढ़ लिया करें। अब जब मैं आर्यन कह रहा हूं तो आधे लोगों को बुखार चला जाएगा, मैं आर्यन क्यों कह रहा हूं? अरे भैया आपकी रेस है, 97% कन्वर्टेड है ईरान के अंदर। मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूं। खामनाई साहब बड़ा नाम था, वो शियों के एक तरह से कहिए पोप हैं, वो उनसे कहीं ज़्यादा, उनसे कहीं ज़्यादा। बात यहाँ पर है, मैं भी हिंदुस्तान की कर रहा हूँ। अभी हमको प्रॉब्लम आ गई घरों के अंदर। एक तो उधर जो वहाँ बेचारे मर गए भी, आज भी 2 गिरे हैं ड्रोन दुबई के अंदर, उसमें हिंदुस्तानी घायल हुए, कुछ मरे। उनके घर का क्या हाल होगा? रोटी कमाने के लिए गए हुए, ये मुल्क तबाह हो जाएंगे। और बताइए वाटर डिसलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक हो रहा है, पानी बंद हो जाएगा तो क्या होगा? और पानी के लिए तो करबला हुई है। और मैं नहीं समझता हूं कि ईरान वाटर डिसलिनेशन प्लांट किसी अरब कंट्री का उस पर हमला करेगा। हाँ, इजराइल ने किया है उनका तेहरान के ऊपर, उनके सारे फ्यूल के ऑयल के डिपो उड़ा दिए हैं, तो आगे आग बरस रही है, पूरा तेहरान तबाह हो गया। और साथ साथ में उन्होंने वाटर डिसलिनेशन प्लांट, जो पीने का पानी है स्वीट वाटर, उसको उन्होंने तबाह किया। और हमारे जो यहाँ दुबई, अबू धाबी और पूरे सऊदी अरेबिया मिलाकर के 400 के आसपास वाटर डिसलिनेशन प्लांट हैं जो समुद्र के खरे पानी को मीठा बनाते हैं। वो अभी तक के सेफ है, उस पर हमला नहीं किया गया। तो इस जंग जल्दी नहीं बंद होगी, ये चलती रहेगी। ये जितनी मीटिंग करने, पुतिन साहब ने भी मीटिंग करी 2 दिन पहले,
और फ़ोन पे बात करी है। इनफैक्ट ट्रम्प से भी बात हुई है, और ट्रम्प तो झूठ बोलते रहते हैं। ईरानी दो टुक बात करते हैं, वो लंबी लंबी बातें करते हैं, और झूठ इतना बोलते हैं पूछिए मत। नेतन्याहू का पता ही नहीं है, 2 दिन से उनका आता पता नहीं चल रहा है। तो हमारे ही टेलीविज़न बता रहे हैं, और मोसाद के चीफ का भी पता नहीं चल रहा है। मैं ईरान नहीं गया हूँ, मैं इराक नहीं गया हूँ, पूरा मैं मिडिल ईस्ट रहा हूँ काफ़ी। मुझे भी उनसे एतराज़ रहा है बहुत ज़्यादा। जाते जाते मैं कह के जाऊँगा, किसी को बुरा लगे अपने घर में खुश रहे। ईरान के अंदर बहुत पैसा, बहुत संपदा, ईरान के अंदर ऑयल रिच है। ईरान जो है एक्सपोर्ट करता है ऑयल का, ईरान करता है बिटुमिन का एक्सपोर्ट करता है। उन पे इतनी बंदिश लगने के बावजूद ईरान पे एहसान भारत ने किया था कि रुपीज़ में देना शुरू कर दिया था, लेना शुरू कर दिया था, लेन देन होनी शुरू कर दी थी। उनका भी एहसान हमारे ऊपर था, हमारे रिश्ते उनके साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, सब अच्छी जगह है। लेकिन ईरान ने कभी भी हमारे लोगों को, जो हमारे यहाँ जो शिया कम्युनिटी में, तो मुसलमान की बात अभी पूरी नहीं करो, तो शिया के बहुत से लोग वो हमारी बात से नाराज़ होते हैं, होते रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। स्लम में रहते हैं, उनको कोई मदद नहीं पहुँचाई। लखनऊ के अंदर शिया जाइएगा तो ये निकल जाइए गुलाब बाग के आगे, वो जो अपने गौ घाट से पहले उधर स्लम के अंदर शिया रह रहा है, कोई मदद नहीं करी कभी शियों के लिए। और जो यहाँ पर आप जो ईरान का जो कल्चरल सेंटर है, वो मौलानाओं को खाली पैसे बांटता है। मिर्चें लग जाएंगी मेरी बात सुन करके। ज़रा गरीबों की मदद करिए, मलम पकड़ पकड़ जो दुआएं मांगते हैं, उसके लिए ईरान ने कभी नहीं किया, नौकरी नहीं निकाली कि साहब नौकरी दी जाए। आइए हमारे क्या 400,000 आ जाए, हमारे क्या स्किल्ड अनस्किल्ड आ जाए काम करने के लिए, मिडिल ईस्ट इंडिया है। अरे मैं खुद नौकरी करके आया हूँ मिडिल ईस्ट में, नहीं किया ईरान ने। अगर ईरान के लिए खड़े हो रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं तो खामनेई साहब की वजह से। मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई ईरान का झंडा उठा के घूमेगा। मज़हब ही एक है, वहाँ पे रोज़ा है, और वहाँ पे है, इस जुड़े हुए हैं सारे शिया। लेकिन किया कुछ नहीं उन्होंने शियों के लिए, ईरान ने। बस इतना ही सब मुझे कहना था। ये जंग इतनी जल्दी बंद होने नहीं जा रही है, ये रेस की लड़ाई है, ये डीएनए की लड़ाई है। मैंने बताया ना 97% कन्वर्टेड हैं ईरान के अंदर जो शिया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अफसोस है मुझे कुछ बातों का। ये बदले की भावना से सारे मुल्क लड़ रहे हैं, और भुगतना पड़ रहा है बच्चों को, भुगतना पड़ रहा है औरतों को। यही गाज़ा में हुआ, ये भी ईरान में वो स्कूल के बच्चों के साथ हुआ, वो ठीक नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।